सबसे पहले राम राम और बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, सबसे पहले बात करें, नामांकन आपने अपना भर लिया और नामांकन भरने से पहले काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि भाई हो सकता है रशिकारा को कांग्रेस पार्टी से जो है टिकट मिल सकती है। अनेकों अनुमान जो है जनता की तरफ से और आपके साथियों के द्वारा लगाए जा रहे थे, लेकिन आज़ाद तौर पर आपने प्रत्याशी आप मैदान में उतरे हैं, नामांकन दाखिल किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? और जो ये एक उम्मीद थी जनता की कि भाई कांग्रेस से टिकट मिलेगी, कहाँ कमी रही? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, महसूस अच्छा हो रहा है क्योंकि चुनाव बड़ा अच्छा बना हुआ है। शायद जो टिकट के ऊपर जो प्यार नहीं मिलता वो आज़ादी में मिल रहा है, सब बड़े खुश हैं। और हरियाणा के अंदर माहौल ऐसा हो रहा है, हर सीट से कोई ना कोई आज़ाद प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी है। यानी कि मेरा मानना ये अब की बार आज़ाद प्रत्याशी का सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल रहेगा। और बहुत सारे ऐसे मेरे मजबूत साथी हैं मेरे आसपास की, बता दूं, अगर गन्नौर की बात करेंगे तो अंदर का त्यान है, एक मजबूत सितारा है, मजबूत भाई है, युवा चेहरा है। साथ में अपने ताऊ जी हैं डॉक्टर कपूर नरवाल जी, बड़ौदा से, वो भी आज़ाद हैं। गोवाना से हर शिकारा हो गए, स्वयं हम, बहादुरगढ़ से राजेश जून जी हो गए। यानी कि आसपास की जो सीटें, आसपास का जो माहौल, हर एक जगह से अगर आप देखोगे जो आज़ाद प्रत्याशी हैं, रमेश दलाल जी हैं आज़ाद प्रत्याशी, वे काफ़ी मेहनती भी हैं, संघर्षशील भी हैं। और उनको कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिली। टिकट ना मिलने का कारण ये रहता है कि टिकट मिलने वाले को, यानी कि पार्टियां जो होती हैं वो आपकी मेहनत नहीं देखती, वो आपका संघर्ष नहीं देखती। एक तो वो आपकी जेब के अंदर देखती है, आपकी जेब कितनी मोटी है, कितना वजन कितना है जेब में। दूसरी चीज आपको वो ये देखती हैं कि आप नेताजी के घर गुलामी कैसे करते हो, उनके तलवे चाटने में एक्सपर्ट हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो आपका टिकट में कहीं नंबर नहीं होगा। ये काम हमारे बस के नहीं है, इसीलिए टिकट कट गई। अच्छा भाई साहब, बात करें, जैसे हमने आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे, आज के प्रोग्राम की भी अगर हम बात करें तो जो हमारा मुस्लिम समुदाय है उससे भी जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेम मिल रहा है। लगभग 7,000 मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे आज उन्होंने आपका समर्थन किया है। तो मुस्लिम समाज की तरफ से और जो हमारे हिंदू समाज है उसकी तरफ से आपको कितनी ज़्यादा ताकत मिल रही है? क्योंकि मुस्लिम भी जो है आपके साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपको हिंदुओं से भी जो है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ज़्यादा प्यार देते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। इंसानियत के नाते जहाँ भी जाते हैं, हर धर्म के अंदर, हर समाज के अंदर, हर जाति के अंदर हमारे को प्यार मिलता है। हमारे लिए बड़ी चीज़ इंसानियत। ये आंकड़े हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते कि मुस्लिमों से प्यार मिल रहा है या हिंदुओं से प्यार मिल रहा है। हमारे लिए सब एक समान है और सभी अपने बेटे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। ये मेरा कहीं ना कहीं सौभाग्य है जो आज मुस्लिमों ने मेरे को समर्थन दिया है। यानी कि हर कौम, हर जगह, हर गांव समर्थन देता रहा है। जिस गांव के अंदर जाते हैं, जो चौपाल होती हैं वे चौपालें छोटी पड़ जाती हैं, आदमी ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ही आदमी चौपाल के अंदर होते हैं, इतने ही आदमी चौपाल के बाहर होते हैं। ये प्यार हर गाँव के अंदर मिल रहा है। ये प्यार शायद हर शिकारा को नहीं, उसके किए हुए कामों को, उसके संघर्ष को मिल रहा है। अच्छा भाई साहब, बात कर रहे हैं, आपके क्या मेन मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे? महिलाओं के लिए आपके पास क्या मुद्दे हैं, बुजुर्गों के लिए क्या मुद्दे हैं, और युवाओं के लिए खासकर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह चुनावी मैदान में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे? सबसे मेन मुद्दे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल। उसके बाद होता है जो यूथ है, यूथ के लिए, यूथ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रोजगार की। उसमें लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। उसके बाद आता है हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर खासकर किसानी वर्ग कर्जे में डूबा हुआ है, गरीब वर्ग कर्जे में डूबा हुआ है, दलित वर्ग कर्जे में डूबा हुआ है। जो कर्जवान जो जितने भी इंसान हैं, हल्के के अंदर गोवाना विधानसभा से अगर हम चुने जाते हैं, एक भी इंसान को कर्जा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक भी इंसान को अपने जो गोवाना विधानसभा इसको कर्जा मुक्त बना देंगे, किसी की जेब से 1 रुपया नहीं लगने देंगे। उन चीज़ों पे हमने बहुत सारा काम किया। हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरे हैं इन्हीं चीज़ों से। यानी कि हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती जो टेक्निकल होती, लोगों को नहीं पता होता। जैसे आपने किस्तों पर गाड़ी ले ली, लोन पे गाड़ी है आपकी, आप किस्त भरते होंगे, किस्त नहीं भरते होंगे तो बैंक वाले आपको परेशान करने लग जाएंगे। वो काम हम नहीं होने देंगे। बैंक से जितना मर्जी लोन ले लो, 1 रुपया नहीं भरने देंगे। उस तरीके का हमें पता है। बिजली का बिल माफ करवाने की जरूरत ही नहीं, आपके पास टेक्निक होती है, आप भरो ही मत। गारंटी देता हूँ, ना ही कोई मीटर पाड़ के ले जाएगा, ना ही आपको कोई परेशान करेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन बारीकी की चीज़ों को सीख लोगे। जब आपको धरातल के ऊपर लड़ने का पता लग जाएगा ना, तो आप अपनी हर चीज़ को अपने आप मैनेज कर लोगे। छोटी छोटी टेक्निक होती है। इसके बाद होती है जो ग्रामीण ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, पंचायती ज़मीनें हैं, चौपाल की ज़मीन, स्कूल की ज़मीन, श्यामलाती ज़मीन, जो गोचारण भूमि की ज़मीन, वे सारी की सारी ज़मीनें सितंबर के 2021 से 22 के अंदर मोदी पीएमओ की तरफ से हर गांव के अंदर एक लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर के अनुसार जितनी भी श्यामलात ज़मीन है, हर सरपंच को उसका आंकड़ा देना पड़ा है। वो ज़मीन ऑटोमेटिकली सरकार के नाम हो चुकी है।
यानी कि वो जमीन प्राइवेट कर दी, वो जमीन हमारी नहीं रही है। जिस दिन से वो मॉल गोदाम बनाने शुरू करेंगे तब ये पता लगेगा गांव का छोड़ नहीं रहा, स्कूल नहीं रहा, सब कुछ सरकार ने ले लिया। मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, 1 इंच भी जमीन मेरे घुमाना हल्के की किसी की जाने नहीं दूंगा। सरकार के साथ लड़के उस जमीन को वापस आजाद करा दूंगा। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है भाई कि जो एक एमएलए की पावर होती है, जो ताकत एमएलए की होती है, वो आप बिल्कुल हथेली पे जनता के सामने स्पष्ट कर देंगे कि भाई एक एमएलए जो है क्या कर सकता है और क्या एक एमएलए की पावर होती है। सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान के अंदर मानी जाती है जुडिशियल कोर्ट। जज बहुत बड़ी पावर होता है ना, उससे भी बड़ी एक पावर है चौपाल हमारी। चौपाल के अंदर जो फैसला हमारे बुजुर्ग कर देते थे, चौपाल के अंदर जो फैसला हमारे बुजुर्ग ले लेते थे, उसको काटने वाली कोई जुडिशियल भी नहीं थी। वापिस हमें वहीं आना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, युवा, वे कोर्टों के अंदर जाते, लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई किसी चीज को लेके वाद विवाद हो जाता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा नष्ट हो रहा है आजकल के यूथ का, युवाओं का। उस मामले को हम ग्रामीण स्तर पर, चौपाल के स्तर पर ही निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि बेफालतू में आपस में बैरकशी ना हो, बेफालतू में आपस में दुश्मनाई ना हो, बेफालतू में बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो, उन पे छोटे मोटे मुकदमे ना लगे। बिल्कुल, ये चीजें हम भी देख रहे हैं समाज में। जो पारिवारिक मामले होते थे, जो पंचायतें सुलझाया करती थी, वो आज छोटी छोटी बात जो पारिवारिक होती है वो कोर्ट कचहरियों में पहुंच जाती है और फिर उसका इतना बड़ा इशू हो जाता है कि भाई मार काट पे जो है एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, भाई भाई भी। हत्या तक बात पहुंच जाती है। उसके साथ साथ में आदमी भी चला जाता है, उसके साथ में जो दूसरा मारने वाला होता है वो जेल काटता है, उसकी घर धरती जमीन भी नीलाम हो जाती है। सारी उम्र का क्योंकि सारी की सारी उम्र काले कोट वाले या फिर कोर्ट कचहरियों के अंदर जो भी होते हैं, सबको एक पगार चाहिए। सब की जेब में 1 लाख 2 लाख 5 लाख आजकल छोटी मोटी रिश्वत हो रही है। सब उस रिश्वत को बांट लेते हैं, गरीब का घर लुट जाता है। उसको लुटने से बचाने के लिए जो हमारा समाज है, समाज के अंदर जो रीति रिवाजें होती थी, पंचायत, पंच, परमेश्वर, उन चीजों को वापस दोबारा से जीवित करना है। अच्छा भाई साहब, बात करें जैसे पिछले इंटरव्यू में जब हमने आपसे बातचीत की थी तो हमने बात की थी भाई खर्चा कैसे कर रहे हो आप, तो आपने एक बात कही थी कि भाई जो मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्ग हैं या जो मेरे साथी हैं जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं वो सभी खर्चा उठा रहे हैं। लेकिन हमने जब आपकी सोशल मीडिया को खंगाला तो उसमें हमने देखा कि जो गाँव में आप जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर जो धनराशि से आपको सम्मानित किया जाता है वो आप लौटा देते हो। तो फिर खर्चा अब कहाँ से लग रहा है, क्योंकि आप वो राशि तो वापस गांव के कार्यों में लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई ये आप रखो और जब जीत जाए या फिर गांव का कोई सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें आप ये पैसे लगा देना मेरे को देने की बजाय। पहले के नेता मंत्री राजनीति कैसे करते थे, जैसे कि मैं आपके घर में, सपोज करो आपके घर में आ गया और आपको मेरा स्वागत करना है, आपने 21,000 रुपये से मेरी माला डाल दी, तो मैं आपका धन्यवाद करता था। धन्यवाद करके आपके कान में ये बोलता था, जब भी आपका लड़का, अगर मैं सरकार में आया, मैं विधायक बना, आपका जो भी लड़का उसको सरकारी नौकरी लगवाऊंगा। ये होती थी जुमलेबाजी। अब साथ वाले ने डाल दी 51,000 की माला, उसके कान में भी मैंने सेम बात बोली, इसने 21 की डाली तो न 51 की डाली, तेरे छोरे न पक्का लगवाऊंगा। तो उस चीज से होड़ लग जाती थी एक दूसरे को देख के। उससे अगला लाख रुपए देता था, उससे अगला और ज्यादा देता था। चाहे उनके घर की आर्थिक हालत भले ही कमजोर हो, लेकिन वे अपनी जेब से नेता के मान सम्मान में कमी इसलिए नहीं छोड़ते थे ताकि नेताजी अगर विधायक बन गया, बनने के बाद वो आपके बच्चों को रोजगार देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो चुनाव हारे या जीते, वो अपना कैश नगद इकट्ठा कर लेते थे, इकट्ठा करके उन पैसों का बोरा भर के अपने घर में जमा कर देते थे। वो चुनाव हार जाते थे तो उसके पास मामूली हा बहाना होता था, मेरी तो सरकार ने आई वरना पक्का नौकरी लगवाता। अगर उनके पास, वे जीत जाते, जीतने के बाद उनके पास उनकी सिक्योरिटी के लिए 4-5 उनको पुलिस वाले मिल जाते हैं, गेट के ऊपर 2-4 कुत्ते बांध देते हैं, 2 रुपए का उनका अच्छा जुगाड़ हो जाता है। जो माला डालने वाले हैं उनको गेट पे ही रोक लेते, अंदर तक नहीं जाने सकते। तो कहने का जो तात्पर्य है, उन चीजों को जो हमारे अपनों को लूटते थे, अगर हम भी पैसे लेने लगे, उनमें और हमारे में फर्क क्या रहेगा। इसलिए मेरे को जिसने जो भी पैसा दिया, हाथ जोड़ के मैंने वो तो उनको वापस लौटा दिया। मेरे को पैसा नहीं चाहता, आप लोग अपने पास रखो। अब बात आती है आपका खर्चा कैसे चल रहा। खर्चे की बात आती है, अभी हमने नामांकन दर्ज करवाया, उसके अंदर 10 या 1000 गाड़ियों का काफिला था। एक भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जिसके अंदर हमने तेल डलवाना पड़ा हो, या एक भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जो हमने मोल या किराए पर करनी पड़ी हो। सब आप अपने पैसों से लेके आए थे, आप अपनी गाड़ियों में तेल डलवाया था। हमारा नामांकन का प्रोग्राम 0 रुपये में निपटा, यानी कि फ्री में, मुफ्त में। जितने पोस्टर बैनर होते हैं सब अपने पैसों से स्वयं छपवा लेते हैं, स्वयं गाँव लगवा देते हैं। हमारी टीम काफ़ी स्ट्रोंग है। तो हाल फिलहाल हमारे को अगर किसी चीज़ पे खर्चा करना पड़ता अपनी गाड़ी में तेल डलवाने का, उससे अलग जो आते हैं उनकी चाय पानी का। अच्छा भाई साहब, बात करें जैसे आप एक प्रमुख समाज सेवी हो, काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हो। आपकी तरह और भी बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं जो निरंतर समाज में अपनी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो किसान नेताओं की बात करें या फिर जो और भी अन्य समाज सेवी हैं जिसमें हम नाम ले रहे थे, जैसे बलराज कुंडू हैं
अभी आपके गोवाना से भी है एक दो साथी जो लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। देवेंद्र कादियान का आपने जिक्र किया था। तो जो समाज सेवी है, जो वाकई में 10-15 साल से समाज को दे चुका है और निरंतर दे रहा है, जो लगातार 10-15 साल से लोगों के बीच रह रहा है, तो आपको नहीं लगता कि भाई बड़े बड़े पार्टियों वाले जो लोग हैं उनको उनके ऊपर विश्वास जताकर उनको मौका देना चाहिए? क्योंकि समाज में उनकी जो पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ है, आप भी उसमें शामिल हो, आपके ऊपर भी पार्टी को कहीं ना कहीं विश्वास जताना चाहिए। मेहनती और संघर्षशील आदमी इनको हजम नहीं होते, क्योंकि उनको ये पता है जो गरीबी से नीचे से उठ के आएगा, मिडिल क्लास से उठ के आएगा या मजदूरी से करके उठ के आएगा, वो आप लोगों को ना तो खाने देगा ना वो स्वयं खाएगा, उनको वो चीजें हजम नहीं होती। उदाहरण के तौर पे आपने जिक्र किया बलराज कुंडू जी का। बलराज कुंडू जी का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने ये बोला, छोटे भाई जो आप कर रहे हो करते रहो, मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मेरा समर्थन आपके साथ रहेगा। उससे अलग मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले टिकट लेने का अधिकार की बात करते हैं। एक बहुत मशहूर चेहरा है जिन्होंने दिन रात संघर्ष किया, जिनका नाम है किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी जी। जानते होगे आप। रोडों पर सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, मुकदमे झेले हैं। जेलों में भी गए। चौटाला पार्टी के टाइम पे भी, कांग्रेस के टाइम पे भी, बीजेपी के टाइम पे भी। मैं ये मानता हूं संघर्ष किसी को देखना है ना वास्तविकता में, गुरनाम चढ़ूनी को देखो। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सिर्फ एक टिकट मांगी थी कि कांग्रेस पार्टी एक टिकट किसानों के नाम पे दे दे, वो देने से भी पार्टी ने मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचारी है, उनके साथ तो हम लड़ ही रहे थे, अब दूसरी पार्टी से हम क्या उम्मीद करें। उन्होंने हमारे के लिए क्या किया? गुरनाम चढ़ूनी जी ने निर्दलीय फार्म भरा और ये कहा इन पार्टियों की मैंने अकड़ तोड़नी है, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। सबसे बड़ी चीज ये आती है, जब तक हम लड़ते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जिस वक्त खिलाफ रोडों पर हम लड़ रहे थे, उस टाइम हमारे को टैग दिया जाता था कि ये तो कांग्रेसी हैं इसलिए लड़ रहे हैं। अब हम टिकट मांगने वालों की जब लाइन में खड़े होते हैं कि हम मेहनती हैं, हमें हमारा हक दो, हम भी समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो वही आदमी हमारे को बोलते हैं कि ये तो भाजपा के छोड़े हुए हैं। यानी कि अगर पार्टी से हम अपना हक मांग लेते तो हम विपक्षी हो जाते हैं। कमाल की बात है। हमारा काम मेहनत करना, संघर्ष करना है। मैं गुरनाम चढ़ूनी जी को ये बोल भी रहा था, वो उनके पास भी गया था, पीओ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी आए थे हमारे नामांकन में। तब मैं ये बोल रहा था कि नेताजी वास्तविकता ये है, सच्चाई की कहीं कोई बूझ नहीं। आप जितने करप्ट हो, जितने भ्रष्ट हो, जितना काला धन है, उतने ही बड़े नेता हो, उतनी गुलामी और उतनी राम रमी है। हाँ बस यही है। अच्छा भाई साहब, अभी आपने अपनी बात में जिक्र किया भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये टैगलाइन एक नानों से जो चुनाव लड़ रहे हैं रणबीर सिंह लोहान, उनकी भी यही टैगलाइन है। वो कहते हैं भाई ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और जो खाएगा उसके खिलाफ बोलूंगा। वो भी समाज सेवा कर रहे हैं काफ़ी 10-15 सालों से। जिसे किसी गरीब की शादी हो या फिर कोई बीमार है जिसके घर में कमाने वाला वो सिर्फ एक ही और वो खुद स्वयं बीमार हो गया, तो वो भी जो उनकी मदद करते हैं। तो आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई हो या फिर फ़ोन पर बात हुई हो, तो आपको उनके विचार कैसे लगे? फोन पर कई बार लोहान साहब से मेरी बात हो जाती है। देखो, राजनीति के बारे में तो मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, राजनीति में उनका स्टैंड क्या है या वो कौन सी पार्टी से हैं, क्या कार्य कर रहे, लेकिन इंसानियत के नाते, समाज सेवा के नाते और बड़ा भाई होने के नाते काफी पॉजिटिव रहते हैं और काफी पॉजिटिव वाइब आती है जब उनसे बात करते हैं। हमेशा उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है, हमेशा उन्होंने ये बोला है अगर सरकार की गुलामियों से बाहर निकलना है, संघर्ष करना मत छोड़ना छोटे भाई, मैं हर कदम पे तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। ये लोहान साहब के बयान थे। भाई साहब, जो आपके पिछले इंटरव्यू में हमने बात की थी कि हनुमान बेनीवाल जी और जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, उनसे अगर आपकी कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने कहा था कि भाई वो मेरे बड़े भाई हैं और उनसे मेरी काफ़ी बार बात भी हुई है कि अगर मुझे उनकी चुनाव में कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे साथ आएंगे। जैसा पूरे प्रदेश को पता है कि भाई जेजेपी का और चंद्रशेखर रावण जी का जो पार्टी है उनका जो है गठबंधन हो चुका है, तो क्या अब अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो चंद्रशेखर जी आपके साथ आएंगे? देखो, कुछ चीज ऐसी होती है जो परिस्थितियां वो कई बार विपरीत हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, मेरे दोनों छोटे भाई बहन हैं, काफ़ी नज़दीकी रहे हैं और दोनों ने ये भी बोला था कि जब आप नामांकन करोगे हम सबसे पहले सबसे आगे आएंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन मैंने उनको बुलाना स्वयं उचित नहीं समझा, शायद बुलाता तो वो आ भी जाते। उनके ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई। विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुकी है और वो जुलाना से एक प्रत्याशी है। अगर मैं उनको बुलाता हूँ कहीं ना कहीं वो मेरी शर्म में यहाँ जाती है, तो शायद मेरे को लगता है वो अपनी सीट खराब कर लेगी। तो मैं अपने स्वयं का फायदा देखने के लिए किसी की रास्ता खराब नहीं कर सकता ना। उससे दूसरा बजरंग पूनिया को भी एक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके किसानी के नाम पे कोई पद होगा उस पर बैठाया गया है। अब मैं मेरे भाई को बुलाऊं तो शायद मैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने भाई का स्टैंड या मोरल डाउन नहीं करना चाहता। सेम ऐसे ही जो चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर के बारे में अगर बात करें, चंद्रशेखर मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे। लेकिन उन्होंने हरियाणा के अंदर एक गलत फैसला लिया है। गलत फैसला क्या है? जिस पार्टी से सभी नाराज हैं,
जेजेपी पार्टी अब गठबंधन की बात होती है, मैं उनको बुलाता हूं, ये कहीं उचित नहीं है, क्योंकि उनकी एक पार्टी है, वो एक बंदिशों में बंधे हुए हैं, वो अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए आएंगे, ना कि हर शिकारा का। उसके बाद बात आती है हनुमान जी बेनीवाल की। हनुमान जी बेनीवाल मेरे से दूर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, उनको जब याद करूंगा वो तुरंत प्रभाव से आ जाएंगे। ना उनके आने में आपको भी कोई आपत्ति है? ना मेरे को आपत्ति, ना उनको आपत्ति है। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके जो युवा साथी हैं, जो आपका भाईचारा, वो तो आपके साथ दिन रात मेहनत कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो आपकी धर्मपत्नी है माई छिकारा जी, वो भी लगातार जनता के बीच जा रही है और आपके लिए वोट मांग रही है, तो उनका साथ और सहयोग आपको कितना मिल रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि धर्मपत्नी का साथ जो है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को, एक पति को और ज़्यादा मजबूती जो है हर क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए देता है, तो आपको कितना साथ और समर्थन मिल रहा है? वो मेरे से ज़्यादा संघर्षशील है, मेरे से ज़्यादा मेहनती है, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मेरे से ज़्यादा उसको हर चीज़ की नॉलेज है, मेरे से अच्छा बोलती है। आपको बता देता हूँ, उन्होंने पॉलिटिक्स से पीएचडी कर रखी है। उनका जो शायद लास्ट ईयर चल रहा है, पूरा मेरे को पता भी नहीं है। पढ़ाई के बारे में हमारी कोई बात नहीं होती, क्योंकि इसलिए नहीं होती, मेरी पढ़ाई 20% है उसके सामने, उसकी 80% मेरे से ज़्यादा है। दूसरी बात ये है, वो जो कार्य कर रही है, धर्मपत्नी तो देखो एक किसी न किसी के साथ आपको बंधन में बंधना होता है, लेकिन वो एक दोस्त वाली भूमिका निभा रही है। वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रही है। वो एक दिन के अंदर 3-3 गांव में डोर टू डोर करती है, सुबह से लेकर शाम तक, महिलाओं की टीम के साथ। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को बराबर का साथी मिल रहा है। मेरे से ज़्यादा जो मेहनत कर रही है, मेरे ऊपर का जो दबाव है 60% वो अपने ऊपर लिए हुए है, 40% मेरे ऊपर छोड़ रखा है। महिलाओं की तरफ से तो मतलब आप बेफिक्र हो कि भाई मेरे को महिलाओं के बीच जाना है या मेरी माताओं बहनों से मेरे को वोट की अपील करनी है, तो उस चीज़ से जो है माई छिकारा ने आपको टेंशन फ्री कर रखा है? यूथ, युवा और महिलाएं, इन दोनों की तरफ से मेरे पे पूरा पूरा आशीर्वाद है। जो मेरे काका ताऊ हैं, थोड़े बहुत उनको मनाना है मेरे को, बाकी तो मेरी साइड है, थोड़े बहुतों को मनाना है, क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं वे फोन से, टीवी से कनेक्टेड नहीं है। उनके माइंड में एक पार्टियों का रंग चढ़ा हुआ है, कांग्रेस बीजेपी। वो जो भूत सवार उसको बाहर निकालना है कि ये पार्टियां आपके बेटे, आपके बच्चों को कोई भी ओहदा या कोई भी स्थान नहीं देती, अपने पैरों पे खड़ी नहीं कर सकती। जी, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आपको अपने बेटे, अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो अंत में भाई, हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहोगे और क्या संदेश पूरे प्रदेशवासियों को देना चाहोगे? क्योंकि वोट की ताकत जो है सबसे बड़ी ताकत आज के समय में जनता के पास है, और अगर इस बार जनता ने अपने मत का सही इस्तेमाल नहीं किया तो सीधी 5 साल पर बात जाएगी, और 5 साल जो है फिर से जनता का जो है नेता, जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो खून चूसने का काम करेंगी। तो आपकी तरफ से क्या संदेश और क्या अपील अपने प्रदेशवासियों के लिए? हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं, 90 सीटों के ऊपर आप कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के दल को ना देखें। पार्टी के दल को अगर आप देखते हो और पार्टी को देख के आप वोट देते हो, पार्टी के हितैषी बन के आप वोट देते हो, तो आप ये समझ लेना आज भी आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हो। इसलिए सबसे पहले प्रत्याशी को देखे, प्रत्याशी के काम देखे, प्रत्याशी की छवि देखे और उसके चेहरे को देख के आप ये अंदाजा लगाए ये आपके हल्के को ऊपर उठा सकता है या नहीं उठा सकता। जात पात, धर्म, मजहब, इन सब चीज़ों से बाहर निकल के, पार्टी की बेड़ियों से बाहर निकल के एक अच्छे प्रत्याशी को अपने क्षेत्र से चुने, ताकि विधानसभा के अंदर चंडीगढ़ में बैठकर वो आपके हल्के की आवाज़ को बुलंद कर सके। नेता की विचारधारा को पहचाने, नेता की विचारधारा को पहचाने, उसकी